नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स, इससे क्या समझते हैं। देखिए, नेचर से जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम उसे रिसोर्स समझते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं इनका हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, इनका अपनी एबिलिटी से, अपनी नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इनको वैल्यूएबल बनाता है, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक रिसोर्स है, यानी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यू प्रदान करता है अपनी बुद्धि के आधार पर, ठीक है। People as resource is a way of referring to countries working people in terms of their existing productive skill and abilities. Like other resources, population as also is a resource, ठीक है। तो population क्या है, वो भी as a resource है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन जो है, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अदर रिसोर्सेज जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल है उससे वो अलग क्यों है। तो देखिए, उससे अलग इस तरीके से है क्योंकि लैंड है या फिर अदर जो फिजिकल कैपिटल है, ये सभी क्या है, ये सभी को वैल्यू कैसे मिलती है, वो मनुष्य ने प्रदान की। अब देखिए, जो भी चीज़, अब जैसे हम ले लेते हैं आयरन ओर, ठीक है, तो वो क्या होता है कि माइनिंग करके उसको निकाला जाता है। अब अगर मनुष्य उसको वैल्यू ना प्रदान करता है ना, मनुष्य ने उसे वैल्यू दी है, तब हम जान रहे हैं हाँ ये आयरन ओर है, आयरन होगा, आयरन से बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की बनती हैं, ठीक है। तो क्या है कि उसे वैल्यू जो दी वो किसने दी, मनुष्य ने दी। जो भी नेचर में हम देख रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर मनुष्य ने उनको वैल्यू ना दी होती तो हमें पता भी नहीं चलता ये कोयला है, ठीक है, ये कोल है, तो कोल का क्या यूज़ है, वो तो ज़मीन में पड़ा है अपना, ठीक है। तो मनुष्य ने क्या किया, उसे अपनी टेक्नोलॉजीज़ का, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए उसे वैल्यू प्रदान की। इसलिए मनुष्य जो है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अदर रिसोर्सेज से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, अदर को वैल्यू प्रदान की। और सब जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपने से अपने को वैल्यू नहीं दे सकते, बट मनुष्य जो है वो अपने को तो वैल्यू देता है और साथ ही साथ अदर रिसोर्सेज जो हैं उनको मनुष्य ने, ह्यूमन ने क्या किया है कि उन्हें वैल्यू दी है। इसलिए ह्यूमन क्या है कि डिफरेंट रिसोर्स है, ठीक है। जस्ट एज लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा आर वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन द सेम वे ह्यूमन आर ऑल्सो अ वैल्यूबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जिस तरीके से ये सारे रिसोर्सेज है उसी तरह ह्यूमन भी है, लेकिन वो डिफरेंट कैसे है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर यूज्ड एंड मेक देम वैल्यूबल, ठीक है, क्योंकि वो उसे यूज करते हैं और वैल्यूबल बनाते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का रोल बताना है। तो एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो अच्छी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, वो किसे मिलती है, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है उसी को, ठीक है। तो एजुकेशन के बल पे लोग क्या करते हैं, जॉब पाते हैं और सैलरी पाते हैं, ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। एजुकेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। एजुकेशन क्या करती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, मतलब वो काम करने की जो उनकी क्षमता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम क्या है, हमें नॉलेज होगी चीज़ों की, तो हम समझ सकेंगे कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से करनी है, वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेंटल हॉरिजॉन ऑफ द पीपल। तो लोगों की जो मेंटल एबिलिटी है या सोचने समझने की जो क्षमता है उसको क्या करती है, एजुकेशन बढ़ाती है, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन में तभी इंसान सोच सकता है, अलग अलग तरीके से काम को कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन इनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो इससे क्या होता है, नेशनल इनकम जो है वो बढ़ती है, गवर्नेंस करने की क्षमता जो है वो बढ़ती है एजुकेशन से, ठीक है।
More educated and the healthier people gain through higher incomes. Society also gains in other indirect ways. क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है कि ज़्यादा एजुकेटेड जो लोग हों, ठीक है, और साथ ही साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं हायर इनकम पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ अपने समाज को भी अच्छा रखते हैं, सोसाइटी को भी अच्छा रखते हैं अलग अलग वे में। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने एजुकेशन का रोल देखा, अब हम क्या देखेंगे? हेल्थ का। देखिए, हेल्थ अच्छी होगी तभी हम क्या करेंगे? एजुकेशन भी ले सकेंगे, है ना। हेल्थ अच्छी होगी तभी इंसान जो है वो ज़्यादा सही तरीके से पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है, द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ हेल्दी पर्सन इज एबल टू डू मोर वर्क, ज़्यादा वर्क करने के लिए वो एबल रहेगा क्योंकि कि वो उसकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो काम कर सकेगा। गुड हेल्थ गिव्स अ पर्सन द एबिलिटी टू फाइट डिजीज। ठीक है, डिजीज से फाइट करने के भी क्या होगा, उसको वो पर्सन जो है वो एबल रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इस इलनेस से, इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं। तो अच्छी हेल्थ होगी तभी हम किसी डिजीज़ से फाइट कर सकेंगे। वरना क्या होता है कि वो अगर कोई किसी की कह सकते हैं इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, अच्छी हेल्थ नहीं है, उसी पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इलनेस हो गई, तो क्या होगा कि उस पर वो ज़्यादा तेज़ी से अटैक करेगा। ठीक है, ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होगी और उससे फाइट कैसे कर सकेगा? अगर वो पर्सन क्या है, अच्छी हेल्थ है तो। अ हेल्दी पर्सन हैज़ मोर एनर्जी एंड स्टेमिना। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनके पास एनर्जी और एंड स्टेमिना जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं और बेटर तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम गुड हेल्थ एंड एजुकेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसे आता है? गुड हेल्थ और एजुकेशन से आता है। सही है कि गुड हेल्थ है, एजुकेशन है, तो उससे क्या है कि जॉब भी मिल जाएगी, काम भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तो डेवलपमेंट जो है वो अपने आप उनकी वजह से होगा। ठीक है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? 5th क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ में हेल्थ कौन सा रोल प्ले करता है या कौन सा पार्ट प्ले करता है? देखिए, लगभग वही चीज़ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। देखिए, महात्मा गांधी कहते थे ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है, अगर स्वस्थ शरीर है तभी क्या है, माइंड जो है वो हेल्दी होगा तभी, और माइंड हेल्दी होगा तभी वो सही तरीके से काम कर सकेगा। ठीक है, यानी कि हेल्थ को सही रखना ज़रूरी है। ठीक, इफ अ पर्सन इज हेल्दी देन ही विल बी एबल टू डू हिज वर्क बेटर। ठीक है, अगर वो हेल्दी है तो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा। ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा तो क्या, उसकी वर्किंग लाइफ जो है वो बेटर तरीके से चलेगी। ठीक है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनवेल पर्सन। ठीक है, तो अनवेल पर्सन की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो हेल्दी पर्सन की वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ही कैन डू मोर एंड बेटर वर्क देन एन अनवेल पर्सन। वो ज़्यादा काम कर सकेगा अनवेल पर्सन की तुलना में। हुज इन्फ्लुएंस इज सीन इन हिज सक्सेस। तो उसका ये जो काम है, ठीक है, उसका जो इन्फ्लुएंस है कि उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसके सारे काम अच्छे रहे, वो उसकी सक्सेस में दिखेगा। ठीक, उससे क्या होगा कि काम उसका जल्दी होगा, बेटर होगा, तो उससे क्या होगा, उसको सक्सेस मिलेगी। सो गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो गुड हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ के लिए। ठीक है, लोगों की लाइफ के लिए, वर्किंग लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरियस एक्टिविटीज आपको बतानी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की। ठीक है, अगर हम देखें तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है, जिसके आपको वेरियस टाइप्स अब बताने हैं। तो अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो कि क्या होता है, हमें चीज़ें नेचर से मिलती हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, फिर आगे उनसे हम तरह तरह के काम लेते हैं। लेकिन क्या है, जब हमें नेचर से मिल रही है वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे कि हमारा हो गया एग्रीकल्चर जैसे कि हो गया हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग,
माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, ये भी इसी में आता है। इसके अलावा आपका पोल्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर। फिर बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल होता है उससे कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर आता है, कि वहाँ पर चीज़ें बनती हैं। जैसे शुगर केन है, उससे शुगर बन रही है, जैगरी बन रहा है। कॉटन है, कॉटन से थ्रेड बन रहा है, क्लॉथ बन रहा है, ठीक है। वुड है, वुड से फर्नीचर बन रहा है। तो मेन क्या है, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की बात हम लोग करें तो टर्शरी सेक्टर जो कि क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एंड टर्शरी क्या है, मेन इसका इसमें आते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम देखें ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, टूरिज़्म है, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सभी क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में, ठीक। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये सभी हमने जान लिए कि किस सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। देखिए नाम से पता चला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक यानी कि जो क्या है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। नॉन इकोनॉमिक यानी कि जो इकोनॉमी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जो वो एक्टिविटीज जो कि क्या करती है, कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन जहां पर रहता है, यानी कि ऐसे काम जिसके बदले में लोगों को इनकम मिलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं, ठीक है। जिसके बदले में सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द country are called economic activities, ठीक है। as any work is done for income it includes the activities of all the three areas, ठीक है। all the three areas का मतलब इकोनॉमिक सेक्टर जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तीनों सेक्टर जो हैं उनकी बात है कि जहाँ पर ये तीनों सेक्टर मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें ये तीनों सेक्टर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी टर्शरी नहीं आया, या सेकेंडरी टर्शरी आते हैं, प्राइमरी नहीं, इसमें तीनों आते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों से क्या होता है, इनकम लोगों को मिलती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर क्या है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें कोई इनकम नहीं मिलती है। जैसे आपकी मदर, आपकी चाची, ताई, मामी, ठीक है, भाभी, कोई भी होंगी, वो आपकी सिस्टर कोई भी होंगी, आपके लिए फूड बनाती हैं। मान लीजिए आपके फादर, कोई भी आपके लिए फूड बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप उनको कोई इनकम नहीं देते, आप उन्हें कोई सैलरी नहीं देते, या कोई और उन्हें उसके बदले में पैसे नहीं देता, जबकि काम वहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके बदले में उन्हें कोई सैलरी नहीं देता। वहीं अगर यही लोग रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे शेफ वाला काम कर रहे हैं, खाना वहाँ पर भी वो बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर उसके बदले में उन्हें सैलरी मिलेगी। तो जब सैलरी मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जब उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, वो घर के लोगों के लिए खाना बना रहे, तो उसके बदले में कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। या फिर जैसे कोई टीचर है, तो वो टीचर ज़रूर है, वो पढ़ाता है, उसे उसके बदले में पैसे मिलते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है, तो वहाँ तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डॉक्टर है, पेशेंट देखता है, उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। वहीं पर अगर वो अपने घर में क्या करेगा, पेशेंट को अपने घर में कोई बीमार है तो उससे तो वो पैसे लेगा नहीं, वहाँ भी वो इसका इलाज करेगा, लेकिन वहाँ पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जहाँ इनकम से जुड़ा हुआ है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जहाँ इनकम नहीं हो रही है वहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वाई आर वीमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, ठीक है। वीमेन जो होती हैं वो लो पेड वर्क में क्यों एम्प्लॉयड होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ आती है एजुकेशन। क्यों? क्योंकि कहीं भी हम जॉब देखते हैं तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा मायने
रखती है। तो हायर एजुकेशन हम देखते हैं विमेन को कम ही मिल पाती है, ठीक है। तो जब उनके पास एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो उन्हें काम भी उसी हिसाब से मिलेगा। जब एजुकेशन ज़्यादा होगी तो उनकी सैलरी भी, जॉब भी अच्छी होगी, सैलरी भी अच्छी होगी। एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर जॉब एंड सैलरी जो है वो भी कम होगी, तो इस वजह से वो लो पेड एम्प्लॉयड होती हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्किल अगर हम देखें तो एक तो कहीं पे ऐसा माना भी जाता है, कहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि सेम काम, ठीक है, एक थिंकिंग बनी हुई है कि सेम काम अगर हम देख रहे हैं, लेबर्स में देख रहे हैं कि उतने ही ब्रिक्स मेन भी लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उतने ही विमेन भी लेके जा रही है, बट ये समझा जाता है कि विमेन जो है वो पावरफुल है। तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि सेम काम के लिए भी क्या किया जाता है कि लैक ऑफ स्किल मानते हुए विमेन को वहाँ भी लो पेड एम्प्लॉयड रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी उन्हें कम सैलरी दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी ऑफ विमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। विमेन जिनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी, लैक ऑफ स्किल भी होगा, तो वहाँ पर क्या है कि जब उन्हें काम चाहिए होगा तो काम भी उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते, तो उसकी वजह से वो क्या करती हैं, कहीं भी काम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम देखें तो ज़्यादातर विमेन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जहाँ पर क्या है सैलरी जो है वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। पेड लीव्स जो है वो भी नहीं मिलती है। मैटरनिटी लीव्स जबकि विमेन के लिए है, बट वहाँ पर क्या है मैटरनिटी लीव्स नहीं उन्हें चाहिए, तो सीधे क्या किया जाता है, उस समय पे जॉब से उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये सारी चीज़ें होने की वजह से ज़्यादातर विमेन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लो पेड एम्प्लॉयड होती है, वहाँ पर सैलरी भी कम होती है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से विमेन जो होती हैं वो लो पेड एम्प्लॉयड होती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई पर्सन जो है वो काम करना चाहता है, साथ ही साथ जो भी उस समय के वेजेस चल रहे हैं उस पर काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वहाँ पर कहलाता है वो बेरोजगार, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, या हाँ इसको देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 10, मतलब इसमें अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन जो है ये भी देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन भी है उसके पास, वो काम भी करना चाहता है, उसकी एज भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। क्वालिफिकेशन का मतलब केवल हायर एजुकेशन से नहीं है, जो भी काम करना है, ठीक है, जो भी काम है उसके लिए उसके पास स्किल है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी वेजेस वहाँ पर मिल रहे हैं उन वो सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर बनता है ना, हम लोग को ज्योग्राफी में भी मिलता है, यहाँ भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड नाम से समझ में आ रहा है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में बोलते हैं, या छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड आपका ये है। तो इससे मतलब ये है कि जहाँ पर क्या है कि बेरोजगारी है बट वो पता सामने नहीं दिखती कि बेरोजगारी, जैसे यहाँ पर क्या है कोई पर्सन जो है काम ढूंढ रहा है, सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि वो पर्सन किसी काम में लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो क्या है कि वहाँ फिर भी वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है? जैसे अगर हम देखें मीन्स कि जैसे किसी के खेत होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, 2-1 से भी काम चल जाएगा, बट फैमिली में कई लोग हैं, वो सारे जो हैं फैमिली के लेडीज़ जो हैं, जेंट्स हैं, वो सारे जो हैं उसी खेती में लगे हुए हैं, ठीक है। आउटपुट जो है या फिर प्रोडक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, काम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उसी काम में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि अगर उनके पास कोई और काम करने को होगा तो फिर वो कुछ और काम करेंगे और उनके हटने से इस काम में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है तो वो इसी काम में लगे हुए हैं। तो एक दिख रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, ये आपका कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट आपका है सीजनल, एक बार इसको देख लेते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है।
दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो हम लोगों ने अभी जिक्र किया कि लोग लगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ऐसी जगहों पे ही दिखता है जहाँ पर फैमिली के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो जैसे कि छोटी मोटी शॉप किसी के पास है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि फैमिली के कई लोग हैं कि शॉप पर कभी भी कोई भी जाकर बैठ रहा है, 2 लोग भी 4 लोग, छोटी सी शॉप है, वहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग बैठे हैं, तो ये क्या है, ये भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, सीजनल होगा। ये भी क्या है, ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, एग्रीकल्चर में, कि जब तक काम है, जैसे एग्रीकल्चर है तो वहाँ पर क्या है, सीड जो है 100 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसको तैयार होने में समय लगता है, फिर उसकी कटाई हो गई, फिर उसके बाद का टाइम है कि अगला जो सीड 100 करना है तो उसमें टाइम है। तो ये सारा जो टाइम बीच में जाता है 3-4 मंथ का, इस टाइम में लोग जो हैं वो खाली बैठते हैं, तो ये कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ टाइम तो उनके पास काम है और कुछ टाइम नहीं है, चाहे वो अपने खेतों में कर रहे हैं या फिर जाके दूसरे के खेतों में करते हैं। तो सीजन तो सेम होता है, ठीक है, चाहे अपने खेत में वीट उगाना है चाहे दूसरे के खेत में वीट उगाना है, सीजन वही होगा। तो एक टाइम में काम उनके पास है, एक टाइम के बाद वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। या फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजन से जुड़ी हुई होती हैं, जो भी लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। पीपल देखिए इसीलिए वो मनरेगा वगैरह चलाया गया है, ठीक है। फिर पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों आंसर आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंडिया की पेक्यूलियर प्रॉब्लम क्यों है, विचित्र समस्या इंडिया की क्यों है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि किसी भी कंट्री में देखें, सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी भी कंट्री में देखें तो अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो क्या है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, कंट्री पर और जो भी फैमिली के लोगों पर इससे एक ओवरलोड जो है वो आ जाता है, ठीक है, जो कि ना कंट्री के लिए अच्छा है, ना फैमिली के लिए ना अच्छा है, ना ही उस पर्सन के लिए अच्छा है जो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, उसके भी अंदर एक हीन भावना आएगी, है ना, उसका वो क्या होगा कि अंदर से वो भी क्या होगा, सैड होगा, ठीक है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन, ठीक है। अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो वहाँ पर ये कॉमन फिनोमिनन है। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्बन एरियाज़ में ही देखें अगर हम, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे वहाँ पर मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, ये सारे लोग मतलब कि ये सारी डिग्रीज जो होती हैं वो लोगों के पास होती हैं, ठीक है। गांव में है क्या कि कुछ लोग पढ़े, कुछ क्या है शहरों में आकर पढ़ रहे हैं, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन शहरों में क्या है मैक्सिमम लोग जो है वो ये सारी डिग्रियाँ लेते हैं। अब जो भी डिग्रियाँ ले लेते हैं तो क्या सबको जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा कह सकते हैं रोज़गार नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो मीट नहीं होती, इस वजह से भी वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अर्बन एरियाज़ में कि जिनके पास जॉब नहीं होती है, वो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ठीक है। इससे क्या है, इकोनॉमिक ओवरलोड जो है वो बढ़ता है। जो फैमिली में अगर कमा रहा होगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये पर्सन जो है वो अब पढ़ लिख गया है, अब ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, अपने को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है कि अगर वो क्या है अनएम्प्लॉयड है, तो जो पर्सन उस घर का खर्च उठा रहा है उसके ऊपर क्या होगा, ओवरलोड ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी उस पर इसका ओवरलोड पड़ेगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। और इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहे इंडिविजुअली हो और या फिर कह सकते हैं सोसाइटी की, दोनों ही क्या होगी, इससे अफेक्टेड होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे लोग तो उस पर्सन की, उसकी फैमिली की कंडीशन तो सुधरेगी, साथ ही साथ कंट्री के भी इकोनॉमिक कंडीशन में, कंट्री के भी इकोनॉमिक क्वालिटी में इनका सपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या है, कंट्री उससे पीछे जाती जाएगी, ठीक है। हेंस एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है,
वो काफ़ी हानिकारक है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को क्या कहा गया है, इंडिया की विचित्र समस्या, पेक्यूलियर प्रॉब्लम बोला गया है इंडिया की, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि जो पर्सन है वो पढ़ लिख गया है बट उसके पास वो रोजगार नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर डिपेंड होती हैं। उससे क्या होता है, वो पर्सन भी डिप्रेशन में जा रहा है, कंट्री की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फैमिली की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, और साथ ही साथ उसकी फैमिली का कह सकते हैं लाइफ स्टेटस जो है वो भी काफ़ी डाउन रहता है उस वजह से। तो ये क्या है, इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि आपके थिंकिंग में इंडिया में किस फील्ड में मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, जहां हम देखते हैं कि पुराने टाइम से ही मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसी में लगी हुई है। आज के टाइम में भी देखें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में ही है, ठीक है। जबकि हम देख रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी आगे बढ़ा है पहले से। जीडीपी में कहें तो इसका काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन फिर भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी भी लोग जो हैं एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर कहते हैं लेबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत ज़्यादा लेबर्स जो हैं वो उसमें यूज़ हो जाते हैं। फिर बात आती है टर्शरी। टर्शरी में हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे काम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना अपार संभावनाएं जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, लेकिन अभी अपने यहाँ इतना डेवलप हुआ नहीं है। बट ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, हम लोगों ने अभी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के बारे में पढ़ा था, तो बस यही यहाँ पर करना है कि आपको उसके लिए कुछ सजेशन देना है कि जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो कम की जा सके, ठीक है, कम की जा सके, ख़त्म की जा सके, जो भी आप कह लीजिए। तो आपको सजेशन देने हैं। तो सजेशन में हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, आपके भी जो आइडिया हो आप पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रोवाइडिंग टेक्निकल नॉलेज अलॉन्ग विथ बुकिश नॉलेज। अब जैसे हम लोग क्या है बुक्स स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या है वो सिर्फ एक कह सकते हैं बाद में कंपटीशन जो हमें देना है वहाँ पर काम आता है। साथ ही साथ अगर टेक्निकल नॉलेज होगा तो बाई चांस किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है कि उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, या फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी उसकी मजबूरी है या वो खुद अपना नया काम शुरू करना चाहता है, तो उसके पास एक अपना टेक्निकल नॉलेज जो है वो पहले से मिला हुआ होगा तो वो अपना काम शुरू कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्या करेगा, वो चाहेगा सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है सिर्फ उन्हीं को क्लियर करके और तभी जॉब पानी है। अगर वो नहीं मिल रही है तो वो क्या होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो वो बैठा रहेगा। तो अगर ये चीज़ उसके साथ रहेगी कि उसको ये वाली एजुकेशन भी मिलेगी, टेक्निकल एजुकेशन, तो वो अपना कुछ ना कुछ काम जो है वो शुरू कर सकेगा। सेकेंडरी लेवल एजुकेशन जो है वो करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो करियर ओरिएंटेड अगर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होगी, क्योंकि उसके बाद ही क्या है लोगों को जॉब चाहिए होती है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं कि जॉब में जाना चाहे, मतलब जो कि क्या करे कि एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, वो भी काम कर सकते हैं। जो अपना काम शुरू करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज शुड बी गिवन ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी दिया जाना। अब जैसे अगर हम देखें तो गाँव में, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे अभी। जैसे अगर हम गाँव में देखें, गाँव में क्या होते हैं कि खेत बहुत ज़्यादा होते हैं ना। अगर हम शहरों में अगर इसकी बात करें कि इस तरीके का नॉलेज दिया जाए तो ठीक है, लेकिन लोगों के पास लैंड यहाँ पर कम होती है, गाँव में बहुत ज़्यादा लैंड होती है और लोग जो ट्रेडिशनल क्रॉप है बस वही सब उगाते हैं, ठीक है। तो जो आजकल हम लोग देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, तरह तरह की खेती आ गई, तो वो सारी चीज़ों का ज्ञान जो है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो गाँवों में दिया जाना चाहिए, स्कूल्स में वहाँ के दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनको उसका नॉलेज रहेगा। तो आगे वो अगर खेती भी हो रही है तो उस तरीके की खेती करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इनकम आ सकेगी, ठीक है। फील्ड वही रहेगी, जो पहले लैंड उनके पास है वही लैंड रहेगी, लेकिन उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इनकम आ सकेगी। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम जैसे कि PMKVY वाले प्रोग्राम्स वगैरह हैं, 2015 से चल रहे हैं। जगह जगह इनके सेंटर्स है जहाँ पर क्या है लोगों को इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बस इसी तरीके की चीज़ें जो है वो समय समय पर
स्कूल्स में भी हैं कि चलाई जाए, एजुकेशन के साथ चलाई जाए, या फिर समय समय पर कुछ समय के लिए चलाई जाए कि लोगों को क्या है एक नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, समय समय पर कोई ना कोई जो है वो विजिट करता रहे कि लोगों को एक आइडियाज़ जो है इस तरीके के मिलते रहें। ठीक, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन शुड बी गिवन। तो वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी जानी चाहिए। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि इससे क्या किया जा सकता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, क्योंकि सभी को लोग क्या है कि सबकी एक्सपेक्टेशन, जब उनके पास और चीज़ें नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, तो सबको यही लगता है कि बस हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम देना है, वही क्लियर करना है और उससे जॉब पाना है। और भी चीज़ें रहेंगी तो लोग और भी चीज़ों में अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को उससे क्या किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बट लेटर केम अप विथ मैनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आप कोई ऐसा विलेज जो है वो इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट समय के साथ वो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई। ठीक है, तो कोई भी विलेज जो है आपके आसपास का हो, आप जानते हो, उसका नाम लिख सकते हैं, या ऐसे भी किसी विलेज का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक रामपुर विलेज ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ सालों पहले, ठीक है, कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, रोड, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। ठीक है, स्कूल्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स ये नहीं थे। ठीक है, मार्केट बहुत छोटी थी, चीज़ें जो है लेने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। ठीक है, रोड अच्छी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की भी बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। तो क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। समय के साथ क्या हुआ, वहाँ डेवलपमेंट हुआ, इरीगेशन के कह सकते हैं सोर्सेज जो थे वो भी बढ़ गए, जिसकी वजह से खेती अच्छी होने लगी। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी आई। ठीक, उसके अलावा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आने से बहुत सारे काम होने लगे। खेती भी कह सकते हैं उससे कि इरिगेशन जो है उसमें हेल्प मिली, इरिगेशन के सोर्सेज जो थे, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। रोड वहाँ पर नहीं थी, रोड भी अच्छी बन गई, हॉस्पिटल्स बन गए, मार्केट हो गई। तो मार्केट हो गई तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट है तो वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारी शॉप होंगी। मार्केट उसी से तो बनती है, बहुत सारी वहाँ पर शॉप हैं, तो बहुत सारी शॉप हैं, अलग अलग चीज़ों की शॉप होंगी। तो क्या है, वहाँ पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आई। हॉस्पिटल खुल गया तो हॉस्पिटल की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे बड़े जिस भी पोस्ट पे हैं तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या है कि उसके आसपास भी लोग शॉप लगा लेते हैं, तो उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई। स्कूल्स नहीं थे तो स्कूल्स और ज़्यादा डेवलप हो गए वहाँ पर। ठीक है, तो स्कूल्स के बाहर भी शॉप हमें देखने को मिलती हैं, वो हो गई। साथ ही साथ स्कूल में काम करने वाले लोग जो थे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये सारी रीज़न थे कि जिसकी वजह से उस विलेज में क्या है, पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अब हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से इन वजहों से क्या थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसा कि हम लोगों ने इरीगेशन वगैरह की बात किया, तो यहाँ पर क्या है कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो थे वो भी हुए, साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चरल, जैसे कि हम ले सकते हैं किससे, पोल्ट्री वगैरह ले सकते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होती थी, वो होने लगी। मतलब धीरे धीरे क्या है, लोगों का नॉलेज अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो लोग जो है काम बहुत तरीके के शुरू करने लगे, तो नॉन एग्रीकल्चरल कामों से भी लोग जुड़ने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। सपोर्ट फॉर जॉब्स बाय द गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलने लगा। कैसा कि लोग जो हैं कि उन्हें लोन आसानी से मिल जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अभी हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम बताए, तो गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम भी समय समय पर वहाँ पर चलाए गए, जिसकी वजह से लोगों को नॉलेज हुआ, लोग नए नए काम शुरू कर सके, लोन मिल सका कम इंटरेस्ट रेट पे, तो आसानी से मिल सका, तो उसकी वजह से भी लोग काम शुरू करने लगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कह सकते हैं फैक्ट्स जो थे, जिसकी वजह से वहाँ पहले जॉब नहीं थी, और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से वहाँ पर बढ़ी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी कैपिटल आप बेस्ट कंसीडर करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर इसमें से हम देखें तो बेस्ट किसे कंसीडर किया जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की वजह से ही क्या है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू है। लैंड है,
ठीक है, उस पर खेती होगी किस तरीके से होगी, इंडस्ट्रीज हैं किस तरीके से लगेंगी, ये सारी चीज़ों को वैल्यू देना। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे होगा, किस रिसोर्स का क्या यूज़ है, ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी वजह से मिलती है, ह्यूमन की वजह से ही मिली। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है उसे बेस्ट कंसीडर किया जाएगा इस वजह से। ह्यूमन कैपिटल कैन बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट कैपिटल बिकॉज रिसोर्सेज आर वैल्यूड बाई ह्यूमन। ठीक है, because the other capital that are there they cannot use themselves। ठीक है, बाकी कैपिटल्स की भी बात करें तो वो क्या है, खुद से खुद को नहीं यूज़ कर सकती है। ह्यूमन है जो कि क्या करता है, अपना माइंड लगाता है और अपनी ताकत का, अपनी पावर का भी यूज़ करता है, अपने माइंड का यूज़ करता है और उसी से ये सारी जो बाकी की कैपिटल्स हैं उनका यूज़ करता है। ठीक है, तो ह्यूमन मेक देम यूज़फुल, और ह्यूमन ही उन्हें क्या करता है, यूज़फुल बनाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन उन्हें यूज़फुल बनाता है तभी उन चीज़ों की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमन कैपिटल को ही बेस्ट कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।